एवरीवन गाइस, दिस इज मी राहुल अग्रवाल। स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल इकरा आईएएस में। सो नाउ इज द टाइम फॉर वीकली करंट अफेयर्स MCQs 22 फेब टू 28 फेब। इस एक हफ्ते के बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ओके, तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से रिलेटेड आपके सामने गाइज यहां पे दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला, इट रेगुलेट्स द टैरिफ ऑफ जनरेटिंग कंपनीज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट एडवाइजेस द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी एंड टैरिफ पॉलिसी। दोनों स्टेटमेंट्स यहां पे बिल्कुल करेक्ट हैं। दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। देखिए, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को जो पावर है वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 ने दी है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे मैंडेटरी फंक्शन है वो है रेगुलेटिंग द टैरिफ ऑफ जनरेटिंग कंपनीज, जो कि या तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ओन की जाती है या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल्ड की जाती है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसके फंक्शंस में ये भी आता है टू रेगुलेट द इंटर स्टेट ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन उसके बाद टू डिटरमाइन टैरिफ फॉर इंटर स्टेट ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सारी चीजें भी इसके अंदर आती हैं। एंड अगर हम इसकी एडवाइजरी फंक्शन की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट को CERC एडवाइस करता है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी की फॉर्मुलेशन में, टैरिफ पॉलिसी की फॉर्मुलेशन में। ओके, सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों सी, दैट इज बोथ 1 and 2। ठीक है, चलिए। सो CERC हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस एक्ट 1998. It is the Central Commission for the purpose of Electricity Act 2003, which has repealed the ERC Act 1998. ठीक है, तो आपको इसका कंपोजिशन भी थोड़ा सा मैं बता दूं कि इसमें एक चेयरपर्सन होता है और 4 अदर मेंबर्स होते हैं, बेसिकली इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू लिस्ट ऑफ ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सो ये अभी न्यूज में था। अगर आपने इसके बारे में सुना हो तो जरूर आपको ये चीज पता होगी। चलिए देखते हैं। पहला, इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर अ हेल्दी सस्टेनेबल अर्बन फॉरेस्ट्री प्रोग्राम। तो दोस्तों, लिस्ट ऑफ द ट्री, ठीक है, ये ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम है। ये एक इंटरनेशनल एफर्ट है ताकि उन सिटीज को, उन टाउन्स को आइडेंटिफाई किया जा सके जिन्होंने अपने शहर में, अपने टाउन में अर्बन फॉरेस्ट को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मेंटेन किया है, मैनेज किया है, और कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा है। हम क्यों बोलते हैं कि भाई पेड़ों को काटो मत, जितने ज़्यादा पेड़ आप लगा सको, जितने ज़्यादा ट्रीज आप प्लांट कर सको, उतना ज़्यादा अच्छा होगा हमारे आने वाली जनरेशन के लिए। तो उन सारी सिटीज़ को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करने का काम है ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम का। ठीक है, सो करेक्ट आंसर, इसका पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। पुणे हैज बिकम द ओनली सिटी इन इंडिया टू बी रिकॉग्नाइज्ड, दैट इज फॉल्स। ठीक है, एकमात्र सिटी भारत की जिसे इस पर्टिकुलर लिस्ट में रिकॉग्निशन दी गई है वो है हैदराबाद, पुणे नहीं। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ओनली वन, दैट इज ए। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा ये भी पढ़िए कि भाई क्या क्या मतलब क्राइटेरिया होते हैं, कौन कौन सी क्राइटेरिया के हिसाब से सिटीज को सिलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 5 स्टैंडर्ड्स होते हैं। पहला होता है एस्टैब्लिश रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा होता है सेट द रूल्स, तीसरा होता है नो व्हाट यू हैव, चौथा होता है एलोकेट द रिसोर्सेज, और पांचवा होता है सेलिब्रेट द अचीवमेंट्स। सो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, so list of the tree city of the world, Arbor Day Foundation and the FAO of the UN have jointly released the tree city of the world. Fine, चलिए। Question number 3, which of the following is or are correctly matched? ठीक है, इनमें से कौन सा correctly matched है ये आपको बताना है। स्वयं DTH channels telecasting of high quality educational programs, Diksha national digital infrastructure for teachers, स्वयं प्रभा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होस्टिंग कोर्सेज फ्रॉम क्लास 9 टिल पोस्ट ग्रेजुएशन। तो दोस्तों, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बेसिकली दैट इज स्वयं, और रही बात DTH चैनल्स की, दैट इज स्वयं प्रभा। ठीक है, सो पहला और तीसरा तो यहाँ पे गलत है। दीक्षा इज अ नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर्स, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ओनली 2 गाइज, दैट इज ए। ओके, सो स्वयं सीक्स to bridge the digital divide for students who have remained untouched so far by the digital revolution and have not been able to join the mainstream of the knowledge economy. जबकि स्वयं प्रभा is a group of 34 DTH channels devoted to telecasting of high quality educational programs on 24/7 basis using the GSAT 15 satellite. ठीक है,
Whereas Diksha, it serves as national digital infrastructure for teachers, which enables, accelerates, and implies solutions in realm of teacher education. So correct answer होगा इसका A. Consider the following regarding the National Translation Mission. ओके, सो नेशनल ट्रांसलेशन मिशन से रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स हैं. पहला, इट एम्स टू डिसएमिनेट नॉलेज इन ऑल इंडियन लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू ट्रांसलेशन. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, अगर हम इस मिशन की बात करें, ये 2008 में लॉन्च किया गया था और इसका मेन मकसद यही है कि हमारे 8th लैंग्वेज में जितनी भी भाषाएं हैं उन सारी भाषाओं में नॉलेज का आदान प्रदान हो, नॉलेज डिसेमिनेट हो. ठीक है. Second, it is being implemented by the Department of Official Language Ministry of Home Affairs. That is false. National Translation Mission को implement करेगी Central Institute of Indian Language यानी कि CIIL मैसूर. ठीक है, मैसूर में CIIL इंस्टीट्यूट है, वो इसे इंप्लीमेंट करेगी. तो सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स है. करेक्ट आंसर इज A, दैट इज ओनली वन. Okay, so it is a government of India scheme to establish translation as an industry in general and to facilitate higher education by making knowledge text accessible to students and academics in Indian language in particular. चलिए, क्वेश्चन नंबर 5. कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द रिसेंटली लॉन्च्ड नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन. ठीक है, नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन से रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स हैं. पहला, इट एम्स टू बिल्ड द शेयर्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर to strengthen the capacity of the urban ecosystem to solve complex problems. That is absolutely correct. अगर हम इस urban digital mission की बात करते हैं तो इसका मेन एम यही है. ठीक है, कि हम एक ऐसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करें, ऐसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं जो कि हमारी अर्बन इकोसिस्टम की कॉम्प्लेक्स समस्याओं को सॉल्व कर सके. इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय नीति आयोग इन पार्टनरशिप विद द वर्ल्ड बैंक. सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है. करेक्ट आंसर इज गाइज A, that is only one. It has nothing to do with नीति आयोग. ठीक है, यहां पे मैं आपको बता दूं, नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अलोंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है, आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज. ओके, NAFLD. आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं. पहला, it is the abnormal accumulation of fat in the liver in the absence of secondary causes of fatty liver. And दूसरा, kidney failure and pneumonia are the most common cause of death in NAFLD. तो पहला स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से करेक्ट है. ठीक है, अगर हम इस डिजीज की बात करते हैं, ओके, सो इसका बेसिक एक डेफिनेशन ये है, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फैट. ठीक है, फैटी लीवर कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो सेकेंड स्टेटमेंट यहां पे गलत हो जाएगा. किडनी फेलियर और निमोनिया, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ किडनी फेलियर और निमोनिया नहीं है गाइज. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ कुछ और ही है, और वो क्या है? इट इज द कार्डियोवास्कुलर डिजीज. ठीक है, और ये न्यूज में इसलिए भी था क्योंकि रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ऑपरेशनल गाइडलाइंस लॉन्च की थी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ NAFLD. ठीक है, so behavior, lifestyle changes, early diagnosis, building of capacity at various levels, etc. काफी सारी चीजें थी. क्वेश्चन नंबर 7. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ब्लैक नेक्ड क्रेन्स. ठीक है, यहां पे आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा है. Its habitat lies in Assam and adjoining low altitude grassland areas. It has been listed as near threatened under the IUCN Red List. सेकेंड स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से करेक्ट है. अगर हम इसका IUCN स्टेटस देखें तो वो है नियर थ्रेटेंड, लेकिन पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है. लो एल्टीट्यूड ग्रासलैंड एरियाज में ये नहीं पाए जाते, बल्कि इसका उल्टा अगर हम देखें, सो दे इनहैबिट द हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड्स ऑफ द तिब्बतन प्लेट्यू, चाइना, ईस्टर्न लद्दाख एटसेट्रा. दीज आर द मेन ब्रीडिंग ग्राउंड. Okay, so the birds spend winter at lower altitudes and in Bhutan and Arunachal it only comes during the winters. ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है. क्वेश्चन नंबर 8. कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, दैट इज IMI 3.0. फर्स्ट, the focus of the IMI 3.0 will be the children and pregnant women who have missed their vaccine doses during the COVID-19 pandemic. So COVID-19 pandemic के दौरान जितनी भी गर्भवती महिलाएं, जितने भी बच्चे बेसिकली जिन्हें वैक्सीन की डोज नहीं मिली थी,
ठीक है, जिन्हें वैक्सीनेशन नहीं लगा था उनको कवर किया जाएगा, वो इसके टारगेट ऑडियंस होंगे। पहला स्टेटमेंट सही है। इट एम्ड टू वैक्सीनेट द टारगेट पॉपुलेशन विद ऑल द अवेलेबल वैक्सीन अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। वंस अगेन दोनों स्टेटमेंट्स यहां पे सही हैं। ठीक है, सो रीड अबाउट दिस यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में डिटेल में पढ़ो कि भैया ये है क्या, इसमें कौन कौन सी चीजों की वैक्सीन लगती हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा इसका सी, दैट इज बोथ। Okay, so they will be identified and vaccinated during the 2 rounds, and beneficiaries from migration areas and hard to reach areas will be targeted because they have missed their vaccine doses during COVID-19. Question number 9, consider the following statements regarding the Paris Agreement under the UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC. First, it requires each party to prepare, communicate and maintain successive nationally determined contributions that it intends to achieve. Starting in 2023 and then every 5 years, governments will take stock of the implementation of the agreement to assess the collective progress under the agreement. So once again, अगर आपने पेरिस अग्रीमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ा होगा तो आपको इसके बारे में जरूर आइडिया होगा। 2023 से ये चीज शुरू होगी, ठीक है, और उसके बाद हर 5 साल में सरकारों को इंप्लीमेंटेशन का स्टॉक लेना होगा to assess the collective progress towards achieving the purpose। ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल को ध्यान में रखते हुए। सो 2015 में जो पेरिस अग्रीमेंट हुआ था उसने एक गोल स्टैब्लिश किया था कि भाई हमें जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको लगभग 2 से 1.5 डिग्री सेल्सियस डाउन रखना है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर गोल को हासिल करने के लिए हर कंट्री से ये उम्मीद की जा रही है कि वो अपना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन प्रिपेयर करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे हर 5 साल में। ठीक है, तो ये जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन होगा इसमें टारगेट्स, मेजर्स, पॉलिसीज, ये सारी चीजें शामिल रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021। फर्स्ट, इट मैंडेट्स सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज टू एस्टैब्लिश अ ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर रिसीविंग resolving complaints from the users or victims. The rules are applicable evenly to all social media intermediaries and do not make any distinction based on number of users. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि there is no distinction on the number of users. Second statement तो यहाँ पे गलत है, पहला statement बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर होगा इसका A, that is only 1। ठीक है, so amidst growing concerns around lack of transparency, accountability and rights of users related to digital media, and after elaborate consultation with the public and stakeholders, the Information Technology Rules 2021 has been framed in exercise of powers under section 87(2) of the IT Act 2000. Okay, it seeks to empower the users by mandating the intermediaries, including social media intermediaries, to establish a grievance redressal mechanism. और रही बात सेकंड स्टेटमेंट की, सो टू इनकरेज इनोवेशन एंड इनेबल ग्रोथ ऑफ न्यू सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज विदाउट सब्जेक्टिंग स्मॉलर प्लेटफॉर्म्स टू सिग्निफिकेंट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, द रूल्स मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज एंड सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। Question number 11, consider the following statements regarding the recently launched City Innovation Exchange platform. First, it will connect cities to innovators across the national ecosystem to design innovative solutions for their pressing challenges. It is to be used as a platform for trading of municipal bonds. तो second statement तो गलत है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं बना है कि भाई सिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को म्यूनिसिपल बॉन्ड्स की ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाएगा, लेकिन पहला स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी तरीके से करेक्ट है। इट विल कनेक्ट सिटीज टू इनोवेटर्स, ठीक है, ताकि मतलब जो भी समस्याएं हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, उनके लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस डिजाइन किया जाए। सो करेक्ट आंसर इज ए। इट वाज लॉन्च्ड बाय सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स and the platform will ease the discovery, design and validation of solutions through a transparent and user-centric process that will reduce barriers for innovators and cities to discover fitting solutions. Question number 12, which of the following places have been selected under the phase 4 of the Swachh Iconic Places initiative of the Swachh Bharat Mission Gramin? तो ये आपने इसके बारे में अभी रिसेंटली ही PIB में एक आर्टिकल छपा था। सो टोटल 12 ऐसे आइकॉनिक प्लेसेस हैं जिन्हें सेलेक्ट किया गया है फेज 4 में। ओके, सो टेकिंग फॉरवर्ड द विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, okay, basically he wanted to transform iconic heritage, spiritual, cultural places in the country, and he wanted to transform those places. Okay, so 12 iconic sites are selected: Ajanta Cave,
सांची स्तूपा, कुम्हालगढ़ फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट, then Golconda Fort, Sun Temple, Rock Garden, etc. Okay, so Niti village Uttarakhand is not there. Kalighat temple is there. Kumbhalgarh fort is there. So correct answer is 1 and 2, that is A. Swachh iconic places. Okay, so just remember the name, and the initiative aims at enhancing the experience of both domestic as well as foreign visitors by improving the standards, cleanliness standards, sanitization standards around the sites. Okay, so correct answer is A. Question number 13, which of the following statements are incorrect with respect to polar vortex? First, it's a whirling cone of high pressure over the poles that are weakest in the winter months, and weakening polar vortex causes deep freeze conditions in a large low pressure area around the north and south pole. तो second statement तो पूरी तरीके से correct है. Weakening polar vortex, it causes a large low pressure area around the north as well as south poles, but first statement is false. Okay, first statement is absolutely false. Why it is false? Because if we see, it is described as a whirling cone of low pressure that is strongest in the winter due to increased temperature contrast between the polar regions and the mid latitudes. Okay, so first statement totally यहाँ पे क्या है, उल्टा दिया हुआ है. Okay, it's a whirling cone of low pressure, not high pressure. So incorrect आपसे पूछा है, correct answer होगा इसका A. Okay, the warming weakens the polar vortex, shifting its location somewhat south of the pole, or in some instances splitting the vortex up into sister vortices. Question number 14, consider the following statements regarding the tuberculosis. Tuberculosis is caused by a bacterium called Mycobacterium tuberculosis. The TB bacteria can attack only lungs in the human body. That is false. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये जो बैक्टीरिया है वो ह्यूमन बॉडी में सिर्फ लंग को अटैक करेगा. नो गाइज, नो. इट कैन अटैक एनी पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज द किडनी, स्पाइन, ब्रेन. ओके, रही बात सेकेंड स्टेटमेंट की, द बैक्टीरिया आर स्प्रेड थ्रू द एयर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. Okay, they are put into the air when a person with TB disease of the lungs or throat cough, speaks or sings. People nearby may breathe in these bacteria and become infected. So हवा में ये चीज एक तरीके से फैलती है. चलिए आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 15, which of the following is not a G20 member country? So G20 member country इनमें से कौन सी नहीं है? इससे ज्यादा आसान और क्या सवाल होगा. अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, मैक्सिको, ये तीनों तो हैं. इजिप्ट नहीं है. ठीक है, इंडिया इज देयर, फ्रांस इज देयर, ऑस्ट्रेलिया इज देयर, रशिया इज देयर, ओके, साउथ कोरिया इज देयर, टर्की इज देयर, यूके इज देयर, यूएस इज देयर, सऊदी इज देयर, इटली इज देयर, जर्मनी, चाइना, कनाडा. ठीक है, तो ये तो आपको ध्यान ही रहना चाहिए. करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज इजिप्ट. Question number 16, consider the following regarding the International Commission on Large Dams, that is INCOLD. First, it is an intergovernmental organization which provides a forum for the exchange of knowledge and experience in dam engineering. India is among the countries having national committees for INCOLD. तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट. अगर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, बिकॉज ये कोई इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है दोस्तों. ठीक है, अगर हम INCOLD की बात करते हैं, सो इट इज अ नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल. इंटर गवर्नमेंटल और एनजीओ में अंतर होता है. ठीक है, सो इट लीड्स द प्रोफेशन इन इंश्योरिंग दैट डैम्स आर बिल्ट सेफली, एफिशिएंटली, इकोनॉमिकली एंड विदाउट डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट. सो ये चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है. ठीक है, सो द कमिटी फॉर इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स इज द इंडियन कमिटी interacting with the central office in Paris and helps in dissemination in India of information about new developments in dam engineering besides projecting India's expertise at international level. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, consider the following regarding the digital media ethics code relating to digital media and OTT platforms under the information technology rules 2021. सो ये सारी चीजें आपको देखिए इन डिटेल में पढ़नी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर एक चीज को रटते चले जाओ, बस आपको ध्यान रखना है चीजों को. ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी विल फॉर्मुलेट एन ओवरसाइट मैकेनिज्म फॉर द कोड एंड पब्लिशर्स ऑफ न्यूज ऑन डिजिटल मीडिया आर रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व द प्रोग्राम कोड अंडर द केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट. तो सेकंड स्टेटमेंट तो यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने ये फॉर्मुलेट नहीं किया है, बल्कि ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने.
Okay, so it shall formulate an oversight mechanism. It shall publish a charter for self-regulating bodies, including codes of practices. Question number 18. Who among the following are currently ex officio members of the Niti Aayog? Minister of Defense, Finance, External Affairs. So guys, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री तो होते हैं, विदेश मंत्री नहीं होते. So correct answer is A. As simple as that. Okay, so it comprises of Prime Minister of India as the chairperson. और साथ ही साथ जो गवर्निंग काउंसिल होता है, इट कंप्राइजेज द सीएम ऑफ ऑल द स्टेट्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूटीज एटसेट्रा. क्वेश्चन नंबर 19. आपसे दो स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं, आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट्स रूल. इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट. The revoking of proclamation of president's rule does not require the parliamentary approval. तो दोस्तों सेकंड स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से करेक्ट है. प्रेसिडेंट रूल जब लगाना होता है तब पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत होती है, लेकिन जब उसे रिवोक करना होता है तब पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती. प्रेसिडेंट के सब्सीक्वेंट प्रोक्लेमेशन से वो हट जाता है. रही बात फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो मैक्सिमम पीरियड 6 महीना नहीं है, 3 years है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. करेक्ट आंसर होगा ओनली 1. What is or are the properties of ideal thermoelectric materials? High thermal conductivity, low electrical conductivity. तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, दोनों गलत हैं. अगर हम आइडियल थर्मोइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात करें, सो कायदे से उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी कम. ठीक है. सो करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज नीदर वन नॉर टू. सो thermoelectricity is formed when heat is converted into energy. And what makes a material have the ability to create thermal electricity is both high electrical conductivity and low thermal conductivity. Okay, so that is the thing and that is the reason कि दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे गलत है. साथ ही साथ a typical thermoelectric material should have low thermal conductivity and maintain a temperature gradient. ओके, सो गाइज आज का ये सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं. कैसे लगे आपको एमसीक्यू जरूर बताइएगा. मिलता हूं आप सभी से बहुत जल्दी. थैंक्स अ लॉट. So the grand success of crash course given by ICRA in 2020 is destined to be repeated in 2021. Biggest gift of this program, biggest. In case you decide to join for the GS program next year, you will get this 5,000 relaxation. This course is also very good for new aspirants who are planning to give in 2022 and 23. For them it will be a boon. In this course they will know what exactly to do in prelims. It's not only for those who are appearing in 2021. It's for all the future aspirants. This 5,000 will help you to save at least your 50,000 and many of your mental hassle. As you took it happily last year, you will again come to us for the revision, for the preparation of this examination, and hope to see you soon in ICRA. Thank you.